हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देख लीजिए कैसे वो इलेक्ट किए जाते हैं और कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, उनकी क्या पावर्स होती हैं और किसके अंडर काम करते हैं, किस हाउस में कितने मेंबर्स, क्या सब ये सब देखेंगे। ठीक है, कौन से आर्टिकल के थ्रू क्या उनका सिलेक्शंस होता है एज ए मिनिस्टर, तो कौन करता है उनको, बहुत कौन दिलाता है, ये सब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट modeled on the British pattern. ठीक है, the council of minister headed by the prime minister is the real executive authority is our politico administrative system. ठीक है, अब एक रियल कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स यहीं से निकलते हैं, हर डिपार्टमेंट के, हर मिनिस्ट्री के। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डिटेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, but two articles 74 and 75 deals with them in a broad, sketchy and general manner. कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कुछ नहीं दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा इस आर्टिकल के अंदर, बट आर्टिकल 74 और 75 में इनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 74 डील्स विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, while the article 75 deals with the appointment, tenure, responsibility, qualification, oath, salaries and allowances of the ministers. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 74 75। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आर्टिकल मैंने आपको प्रेसिडेंट वाला जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, और प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था आर्टिकल 74। तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में देख सकते हैं, चाहे प्रेसिडेंट वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं जिसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया है सारा कुछ, और चाहे प्राइम मिनिस्टर वाले में देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 74 सेम, आर्टिकल 75 भी मैंने आपको बताया, उसमें प्राइम मिनिस्टर वाले में भी और प्रेसिडेंट वाले में भी। ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिए। अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है, जिसने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा है और प्रेसिडेंट पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, तो उनको पता होगा कि इसमें क्या क्या है, और ये उससे आर्टिकल 75 दोबारा से उनका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। The total number of ministers, including the prime minister, in the council of ministers shall not exceed 15%. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उससे 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ का 15%। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, a member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defecation shall also be disqualified to be appointed as a minister, and this provision was also added by the 91st amendment act of 2003। अब क्या होगा, अगर किसी डिफिकेशन के मामले में किसी पॉलिटिकल हु इज डिस्क्वालीफाइड, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है किसके ग्राउंड पे, डिफिकेशन के मामले में, जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वो एज ए मिनिस्टर भी वो नहीं, मतलब एज ए मिनिस्ट्री उसकी सीज कर दी जाएगी, वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रोविजन लाया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब मैंने ये वाला पॉइंट मैंने जब मैंने पढ़ाया था प्रेसिडेंट की पावर्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की पढ़ाई थी। द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ एंड ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू अ मिनिस्टर। A minister who is not a member of the parliament, either house, or any period of 6 months shall cease to be a minister। अब जैसे कोई भी अगर मेंबर है पार्लियामेंट का, किसी भी हाउस का, अगर वो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी, तो बस 6 महीने तक ही बस मिनिस्टर रह सकता है, और उसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के अंदर या तो दोबारा से क्वालिफाई होना होगा किसी भी हाउस के लिए, पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा के लिए, नहीं तो फिर वो उसकी एज ए मिनिस्टर उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसको 6 महीने के अंदर ये प्रूव करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर
शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी। आर्टिकल 77 नया है, ये देख लीजिए। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मैंने ये भी प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, उसमें जो भी जितने भी एक्शन लिए जाते हैं गवर्नमेंट इनके थ्रू प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी प्रेसिडेंट के बारे में जिसमें मैंने पढ़ा था, उनको पता होगा ये सब बात, ठीक है। और जो नए हैं वो भी देख लीजिए, उनको भी पता हो जाएगा। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट shall be authenticated in such a manner as may be specified in rules to be made by the president, ठीक है। Further, the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in questions on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president, ठीक है। The president shall make rules for more convenient transaction of the business of government of India and for allocation of among ministers of said business। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने अभी पिछले वीडियो में अपने पढ़ा है, ठीक है, ये आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 88 देख लीजिए। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज अ रिस्पेक्ट द हाउस। Every minister shall have the right to speak and take part in proceedings of either house। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो, उसको किसी भी हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसमें बैठने का अधिकार है। एनी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। बट वह जैसे कि कोई राज्यसभा का मेंबर है, वह लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है, लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकता है, बस एज ए मेंबर बैठ सकता है और सुन सकता है, बोल सकता है, उसके ऊपर अपने व्यू रख सकता है, बट वोट नहीं कर सकता, ठीक है। और लोकसभा का राज्यसभा में बैठ सकता है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स वही है सेम जो मैंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पढ़ा है। आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, ठीक है। द 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैव द मेड एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी उसकी साइन करने के लिए, जो वीटो पावर ने मैंने प्रेसिडेंट की पढ़ाई थी। फर्दर, द नेचर ऑफ द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। अब जो मिनिस्टर्स ने एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने फॉलो किया उसको, तो वो किसी भी कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं की जाएगी कि हाँ तुमने ऐसा क्यों कहा प्रेसिडेंट से, तभी उसने ऐसा किया, किसी भी मैटर से रिलेटेड। दिस प्रोविजन एम्फसाइज द इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर्स, ठीक है। और 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था क्या, इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, ठीक है। आर्टिकल 74 मैंडेटरी एंड देयरफॉर द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग वायलेटिव आर्टिकल 74। अब प्रेसिडेंट बिना एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगर कुछ अपना करता है तो आर्टिकल 74 का वायलेशन होगा। अगेन इन द 1974 कोर्ट हेल्ड दैट wherever the constitution requires the satisfaction of the president, the satisfaction is not the personal satisfaction of the president but it is the satisfaction of the council of ministers with whose aid and on whose advice the president exercises power। अब प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर्स होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग की, उसमें मैंने पढ़ा था आर्टिकल 123 के अंडर आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसमें मैंने ये बताया था कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू तो कर सकता है जब कोई भी हाउस उसमें सेशन में नहीं होंगे, ना कि लोकसभा होगा ना राज्यसभा, लेकिन वह क्या करता है वह उसको, लेकिन उस समय उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेना ज़रूरी होती है, ठीक है। वह अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो पावर यूज़ नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, ये भी मैं आर्टिकल 74 में बता चुका हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर और उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, ठीक है। यूजुअली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। A person who is not a member of either house of the parliament can also be appointed as a minister, but within 6 months he must become a member, ठीक है, by election or by nomination, ठीक है। ओथ एंड सैलरी की अगर बात कर लेते हैं तो ओथ कौन दिलाता है, ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू हिज ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है, प्रेसिडेंट दिलाता है ओथ। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी की,
सैलरी जितनी एमपी की होती है उतनी होती है सैलरी, ठीक है। लेकिन इस करेंट टाइम अगर टोटल सैलरी की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टोटल सैलरी की बात करें, वैसे सैलरी डिफरेंट होती है कि जैसे जैसे उनको मिनिस्ट्री अलॉट की जाती है उस हिसाब से उनकी रैंक के हिसाब से उनकी सैलरी होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो उसकी सैलरी इस समय 2.8 लाख है सब कुछ मिला के। अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी हमारे मिनिस्टर जितने हैं उनकी बेसिक सैलरीज होती है सेंट्रल मिनिस्टर्स की 1.26 लैक्स पर एनम, ठीक है, अलाउंस और इन सबको हटा के। लेकिन अलाउंस वगैरह को अगर जोड़ देंगे तो 2.86 लगभग सैलरी लैक्स पर मंथ पड़ जाती है, ठीक है। और बाकी समटोरी अलाउंस वगैरह ये सब तो हैं ही, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी मैं पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड टॉपिक में। फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइन द वर्किंग, अब क्या है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल द मिनिस्टर ओन ज्वाइंट responsibility to the Lok Sabha for all their acts of omission and commission. They work as a team and swim or sink together, ठीक है। सारे मेंबर पार्लियामेंट के आइदर हाउस के कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी मैटर से रिलेटेड। अगर एक मेंबर का कुछ स्टेटमेंट गलत हुआ या उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया तो पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। When the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers have to resign, including those ministers who are from the Rajya Sabha, ठीक है भाई, जो अभी मैंने बताया। Alternatively, the Council of Ministers can advise the President to dissolve the Lok Sabha on the ground that the House does not represent the views of electorate faithfully and call for a fresh election. The President may not oblige the Council of Ministers that has lost the confidence of the Lok Sabha, ठीक है। अब प्रेसिडेंट उन मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा, लास्ट वाली लाइन में है कि जो लोकसभा से अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन्स द कैबिनेट डिसीजंस बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज, द मिनिस्टर्स नेमली cabinet minister, ministers of state and deputy ministers. The difference between them lies in their respective ranks, emoluments, political importance. At the top of all these ministers stands the prime minister, ठीक है, इन सबका हेड होता है। The supreme governing authority of the country. The cabinet minister head the important ministries of the central government like home, defense, finance, external affairs and so forth. इन्हीं में से मिनिस्टर होते हैं, कुछ को कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया जाता है और कुछ को मतलब कि मिनिस्ट्री दी जाती है, कुछ को डिप्टी मिनिस्टर बनाया जाता है, कुछ को नॉर्मल मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। दे आर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, अटेंड इट्स मीटिंग एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग पॉलिसीज, दस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड ओवर द एंटायर गैमेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की। कैन आइदर बी गिवन independent charge of ministries or department or can be attached to cabinet minister. In case of attachment, they may either be given the charge of departments of the ministries headed by the cabinet minister or allotted specific items of work related to the ministries headed by the cabinet ministries. मतलब इनको कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में रह के काम करना होता है, ठीक है। इन बोथ द केसेस दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस एज वेल एज अंडर द ओवरऑल चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। इन केस अब बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है। इंडिपेंडेंस क्या है कि ये मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज ऐसा कहते नहीं है कभी कभी, तो इन स्वतंत्र प्रभार जिसे कहते हैं। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट मिनिस्टर्स डू, ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही सारी पावर्स इनके पास होती है और ये उनके अंडर में रह के काम नहीं करते, उनके साथ साथ काम करते हैं। हाउएवर दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, don't attend the committee meetings unless specially invited when something related to their ministries. अब उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो उनको कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया जाता है, अदरवाइज वो नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रैंक आती है डिप्टी मिनिस्टर्स की। दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, दे आर अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, असिस्ट देम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, डोंट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है। It must be mentioned here that
there is one more category of ministers called parliamentary secretaries. They are the members of last category of council of ministers, which is also known as the ministry. They have no department under their control. They are attached to the senior ministers and assist them in discharge of their parliamentary duties. ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, कुछ कंपैरिजन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, उनकी कंपैरिजन देख लीजिए। तो आप देख लीजिए, इट इज़ अ सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। इट इज़ अ वाइडर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर्स, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉलर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 मिनिस्टर्स। It includes all the three categories of ministers, that is cabinet minister, minister of state, deputy minister, और इसमें it includes the cabinet minister only, thus it is a part of council of ministers, ठीक है। It does not meet as a body to transact government business. It has no collective functions, ठीक है। It meets a body frequently, usually once in a week, to deliberate and take decision regarding the transaction of government business, that it has collective functions, ठीक। It is vested with all power, but in theory it exercises in practice the powers of council of minister and thus act for later, ठीक। It functions as determined by cabinet. It direct and council of minister by taking policy decisions which are binding on all ministers, ठीक है। आर्टिकल 74 और 75 के अंदर में आते हैं, और ये इनको लाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंडर रह के मतलब थ्रू काम करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर किसके अंदर में आते हैं, आर्टिकल 352। और कब आया था आर्टिकल 352, कब बनाया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 से 75, ठीक है। अब रोल की बात कर लेते हैं, कैबिनेट का रोल क्या होता है। It is the highest decision making authority in our political administrative system. It is the chief policy formulating body of central government. It is the supreme executive authority of the central government. It is chief coordinator of central government. It is advisory body to the president. Advice is binding on him. It is the chief crisis manager and thus deals with all emergency situations. It deals with all major legislative and financial matters. It exercises control over higher appointments like constitutional authorities and senior secretariat administrator. जो IAS और IAS जो जाते हैं ना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, उनको जैसे कोई हाईएस्ट अथॉरिटी देनी हुई, कोई सेक्रेटरी की अथॉरिटी मतलब कि अथॉरिटी की पोजीशन देनी हुई या पोस्ट देनी हुई, तो यही लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। रोल डिस्क्रिप्शंस, अब ये सबके व्यूज़ हैं, क्या क्या व्यूज़ हैं वो है उसमें दिया है। चलिए बात करिए, एक छोटा सा और रह गया है पॉइंट, किचन कैबिनेट। Cabinet, a small body consisting of the prime minister as it says and some 15 to 20 most important ministers। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर से अलग है किचन कैबिनेट, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द फॉर्मल सेंस, however a still smaller body called the inner cabinet or kitchen cabinet has become the real center of power. This informal body consists of the prime minister and 2 to 4 influences colleagues in whom he has faith and with whom he can discuss every problem। प्राइम मिनिस्टर के कलीग, ठीक है, जिस पे वो विश्वास कर सके, या ऐसे कोई दो मिनिस्टर। इट एडवाइजेज द प्राइम मिनिस्टर ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज एंड असिस्ट हिम इन मेकिंग क्रूशियल डिसीजन। इट इज़ composed of not only कैबिनेट मिनिस्टर but also outsiders like friends, family members of the prime minister, ठीक है। Every prime minister in India has had his inner cabinet, a circle within a circle। During the era of Indira Gandhi, the inner cabinet, which came to be called the kitchen cabinet, was particularly powerful. The prime minister have resorted to the device of inner cabinet extra constitutional body due to its merits, namely it being a small unit is much more efficient decision making body than a large cabinet, ठीक है। कैबिनेट से अलग है, ये ध्यान रखना, किचन कैबिनेट। It can meet more often and deals with business much more expeditiously than the large cabinet, ठीक है। It helps the prime minister in maintaining secrecy in making decisions on important political issues. However, it has many demerits also. It reduces the authority and status of the cabinet at the higher decision making body। हाँ, जब ये आ गई तो उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, जो कैबिनेट की है, लार्ज कैबिनेट की, जो आर्टिकल 352 के अंदर में आती है।
It circumvents the legal process by allowing the outside person to play an influential role in the government functioning. अब बाहर से कोई भी पर्सन इसमें आ सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी उसको रख सकते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। उसको पता नहीं होगा लेकिन उसको रखा जाएगा तो इन्फ्लुएंस करेगा। फिनोमेना ऑफ किचन कैबिनेट वेयर डिसीजन आर कुक्ड एंड प्लेस्ड बिफोर द कैबिनेट फॉर फॉर्मल अप्रूवल इज नॉट यूनिक टू इंडिया. It also exists in USA and Britain and it's quite powerful in influencing government decisions there. ठीक है, यही था हमारा आज का टॉपिक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कल बात मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए।